Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus. I will teach you history lecture number 12, chapter number 3. और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल अवेकनिंग इन ब्रिटिश इंडिया के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियंस रहते थे उनको जो पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई उसके बारे में हमने पढ़ना है। और सुनाए बेटा, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम लोग जो हैं सिलेबस के फाइनल मराइल में जो है वो दाखिल हो चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और आप लोग इसको अच्छी तरह से लर्न भी कर रहे हो। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें हम लोग बेसिकली जो पॉलिटिकल मूवमेंट है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान या इंडिया, जो भी मूवमेंट्स रही हैं, हमने तो बेसिकली हमारा तो बेसिक एम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके अराउंड ही हमने रहना है। तो फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स रही हैं उन पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में जो है बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता है जैसे कि हमने जैसे ब्रिटिशर क्यों आए यहाँ पे, फिर हमने इंडिपेंडेंस वार पढ़ी, फिर हमने कहा कि किस तरह से मुस्लिम्स का यहाँ से हुकूमत ख़त्म हुई, फिर उसके बाद हम जो हैं वो अब मुस्लिम्स की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो हमने एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के नाम पे एक प्यारा वतन जो हासिल किया है, उस वतन के लिए किस तरह की कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हुई हैं, कौन सी मुश्किलात से हमें गुजरना पड़ा, कौन कौन से मसाइल हमें बर्दाश्त करने पड़े, किस तरह से हमने दो नेशंस, एक नेशन नहीं थी बल्कि दो नेशन जो हैं उनसे हमने आज़ादी हासिल की, क्योंकि हमें पता था कि ब्रिटिश ऑफ इंडिया, ब्रिटिश जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत करते थे, ये पहले ही पता था कि वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और उनके जो यहाँ से बेनिफिट्स लेने हैं उसके बाद उन्होंने यहाँ से चले जाना है और उसके बाद हमने सारी ज़िंदगी जो है वो हिंदुओं की ग़ुलामी में जो है वो गुजारनी थी। तो हमने उस ग़ुलामी से बचने के लिए जो है डिफरेंट मूवमेंट्स की हैं, उन मूवमेंट्स को जो है वो हम बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम पहले जो है सबसे पहले जो कि इंडिपेंडेंस वार हुई, इंडिपेंडेंस वार के बाद जैसे कि हमने सर सैयद अहमद खान जो कि आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट लीडर हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी जो है उसको पेश किया। टू नेशन थ्योरी के तहत उन्होंने मुसलमानों को जो है हिंदू के किसी भी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस से उनको दूर रहने की जो है वो तलकीन की है। तो हमने तमाम सर्विसेज जो सर सैयद अहमद खान की हैं वो जो पढ़ी हैं और इसमें हम लोग देखने लगे हैं कि किस तरह से कौन कौन से जो है फंक्शंस जो हैं उस टाइम पीरियड में हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे ये एक इंग्लिश मैन थे, मिस्टर हेलन ऑक्टेवन होम। ठीक है, मिस्टर हेलन ऑक्टेवन होम जो थे, जिसको मिस्टर ए होम भी बोला जाता है, ये बेसिकली फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। ठीक है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के इसकी फाउंडेशन कब हुई, ये बनी कब, जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये बनी कब, ये 1885 में बनी और इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी उसमें तकरीबन 70 मेंबर्स थे और इन 70 मेंबर्स में से ओनली 2 मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम थे। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि ये क्लेम कर रही थी कि वो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम नेशन के जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले तमाम लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका ये जो स्लोगन था ये रॉन्ग साबित हो गया। मतलब कि ये गलत, टोटली जो है वो गलत साबित हो गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो पहले ही जो है, पहली जो उसकी फर्स्ट मीटिंग है उसी से आइडिया हो गया था और सर सैयद अहमद खान की जो बात थी वो सच साबित हो गई थी। जो सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट को बोला था कि हिंदुओं की किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने आप को जो है वो दूर रखना है, क्योंकि हिंदू जो है वो किसी भी तौर पर मुस्लिम्स
के जो है वो बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करेंगे, वो जस्ट हिंदू के बेनिफिट्स के लिए ही काम करेंगे, जो कि आगे बहुत सारी चीज़ों पे हमें ये नज़र आया कि किस तरह से हिंदू के गलत किस्म की जो मूवमेंट्स थी, जो अगेंस्ट मुस्लिम मूवमेंट थी, जो कि सरासर मुसलमानों के साथ ज़्यादती थी, जो सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी थी, उन मूवमेंट्स में किस तरह से कांग्रेस ने जो है वो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हिंदू को सपोर्ट किया और मुस्लिम के अगेंस्ट जो है वो रहे। तो इधर से जो सैयद अहमद खान की दूरंदेशी का हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितने दूरंदेश थे कि उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल जमात जो कि हिंदू की बनेगी, वो किसी भी तौर पर मुस्लिम्स के बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करेगी। तो यही जो थी वो कांग्रेस की थी कि मिस्टर हेलन एक्टिवन हुमन अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन हुम वाज इन सर्विसेज, वी थॉट दैट इंक्रीजिंग, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई गई थी? कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था, एक अनरेस्ट सी पूरी नेशन में फैली हुई थी, सब कॉन्टिनेंट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्ब थी, कभी यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी, कभी वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी। कोई इंडियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, चूँकि लैंग्वेज डिफरेंस था और सोशली हर तरह से कल्चर डिफरेंस था, ट्रेडिशन डिफरेंट था ब्रिटिश हुकूमत के और इंडियंस के बारे में, तो कोई प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिससे इंडियंस अपनी जो नीड्स हैं या जो अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रख सकें। तो उस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए, उस एक किस्म की अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिया में बनाई गई, जिसका स्लोगन, जिसका क्लेम ये था कि वो ऑल नेशन ऑफ ऑल पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन बेसिकली वो ऑल नेशंस की पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि वो जस्ट जो थी वो हिंदू की पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है। Political unrest, economic difficulties of the masses and increasing conspiracies might create the situation like that of War of Independence 1857. ऐसा लग रहा था कि कहीं दोबारा से ये 1857 वाली सिचुएशन ना आ जाए। Therefore he thought that there was a need of an organization through which they might express their grievances. Grievances होता है कि अपने जो उनको जो महरूमियाँ हैं, जो चीज़ उनको जो नीड्स हैं वो नीड्स उनकी पूरी हो सकें। Therefore he established Indian National Congress at Bombay in 1885. Its first meeting was held in December 28, 1885, in which 70 delegates participated in the meeting, out of which only 2 were Muslims. The Indian, अच्छा इसका मुस्लिम क्या था कि नेशनहुड तमाम इंडियंस में जो है वो पैदा करना है। सेकंड उनका था कि इंडियन पीपल की जो भी उनको नीड्स हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनको प्रॉपर एड्रेस किया जाए। थर्ड था कि लोगों को जो है रीऑर्गेनाइज किया जाए कल्चर की पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल और मोरालिटी की वजह से, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। और इंडियन पीपल जो थे, जिसमें तमाम नेशंस आती थी, उनकी वेलफेयर के लिए जो है वो काम करना है। ये तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी प्लेटफॉर्म बनाते हो, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाते हो, तो आप इस तरह के दावे करते हो, तभी लोग आपके साथ चलते हैं, अदरवाइज़ आप शुरू में ही फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये एक उनके जो हैं वो एक क्लेम थे, एक गलत दावे थे, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, कांग्रेस क्या था कि कांग्रेस क्लेम दैट इट वाज द सो रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि सोल होता है अकेली एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी है तमाम सब कॉन्टिनेंट की। इट ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट ऑल नेशन वर सपोर्टिंग कांग्रेस। कांग्रेस ये इंप्रेशन डाल रही थी कि तमाम नेशन जो हैं उसको सपोर्ट कर रही हैं, बट एक्चुअली इट वाज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज ओनली। लेकिन ऐसा नहीं था, वो जस्ट हिंदू के जो इंटरेस्ट हैं, हिंदू के जो डिमांड्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रही थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम क्लियर। टाइम गुजरते गुजरते ये क्लियर हो गया कि कांग्रेस जो है वो ओनली सब कॉन्टिनेंट के हिंदू को सपोर्ट कर रही है, बाकी किसी नेशन को नहीं कर रही। व्हेन हिंदू अटेम्प्ट द एक्सपेल मुस्लिम फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, जब हिंदू ने मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट की, तो कांग्रेस ने उसको फुल सपोर्ट किया। इस तरह से व्हेन बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट मुस्लिम, कांग्रेस उसके बाद जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई,
उसमें कांग्रेस ने फुली जो है हिंदू को सपोर्ट किया। उसके बाद 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसमें मुस्लिम्स को बेनिफिट हुआ और उसका भी कांग्रेस ने सख्त इख्तलाफात किया और हिंदू को सपोर्ट किया। इस तरह से when Sir Syed Ahmad Khan was convinced that the policies of Congress were in the interest of Hindus and against the Muslim, he began to oppose the Congress. Sir Syed also opposed the proposal. कांग्रेस जब बनी तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान को प्रपोजल भेजा था कि आप भी यहाँ इसके मेंबर बने, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि सर सैयद अहमद खान को पता चल गया था कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोटेक्ट करना है, हिंदू को प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा जब मुस्लिम्स की ये डिमांड थी कि जब सिविल सर्विसेज आएँ तो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कोटा रखा जाए जिसकी बेस पे मुस्लिम्स को जो है जॉब्स मिलें, क्योंकि ओपन मेरिट की बेस पर डेफिनेटली जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में हैं तो जॉब्स सारी की सारी उनको मिल जानी है। तो जब मुस्लिम ने कहा कि उनका एक स्पेसिफिक कोटा रखा जाए ताकि वो उसके ऊपर से मुस्लिम्स ही आ सके, मुस्लिम्स की सीट हूँ उसमें हिंदू ना, तो उसकी भी कांग्रेस ने सख्त मुखालफत की थी। उसके अलावा व्हेन सेम राइट वर ग्रांटेड टू सिख, और इसी तरह से जब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मुसलमानों का ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया था, जुदागाना इंतखाबात का जो है वो एक्सेप्ट किया था, तो जो हिंदू कांग्रेस है उसने सख्त इख्तलाफात किया। इस तरह से 1919 में जब सिखों को लिए जो है वो उनके राइट्स पे बात हुई, उनको कुछ राइट देने की बात हुई, तो उस वक्त भी कांग्रेस ने उस वक्त कांग्रेस चुप रही। तो उससे अंदाज़ा होता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों की जो है वो मुखालिफ थी। तो ये जो है चीज़ थी, ये कांग्रेस जो है इसका मैंने बताया कि किस तरह से सर सैयद अहमद खान ने इस पार्टी से दूर रहने के मुसलमानों को तलकीन की थी। और आगे हमें पेश आया कि जैसे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, या उसके अलावा 1905 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई, या उसके अलावा 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके अलावा जो 1909 में मेंटागो मोले रिफॉर्म्स हुई, उसके अलावा 1919 में जब रिफॉर्म्स हुई, तो इसमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से हर जगह पे जो हिंदू हैं उन्होंने जो कांग्रेस थी उसने मुसलमानों का जो है वो मुखालिफ रही है और हिंदू को सपोर्ट करती रही है। तो ये जस्ट हिंदू की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी और इसका जो ये क्लेम था कि ये 100 रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है ऑल नेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट की, ये टोटली रॉन्ग साबित हुई। अब हम पढ़ने लगे आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 इसके बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये इसकी कब पार्टीशन हुई थी? 1905 में हुई थी। अच्छा, इसके बारे में बताऊं कि बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई थी। बेटा, पार्टीशन ऑफ बंगाल इस वजह से हुई थी कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और जैसे ही ब्रिटिशर की हुकूमत यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो जो बंगाल का जो भी गवर्नर बनाया जाता था वो ये कहता होता था कि ये बहुत बड़ी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से पूरे प्रोविंस को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो ये बार बार लेटर जो है वो लिखे जा रहे थे ब्रिटिश हुकूमत को कि ब्रिटिश जो गवर्नर थे उनकी तरफ से ब्रिटिश हुकूमत को ये लिखे जा रहे थे कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इसलिए बंगाल को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह से अपना काम कर सके। मीन के उसको 2 पार्ट में, एक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कर दे। तो ब्रिटिशर ने अपने फैसिलिटी के लिए पहले तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया कि इसको डिवाइड किया। जब लॉर्ड कर्जन यहाँ का वायसराय ऑफ इंडिया था, ठीक है, उस टाइम, और लॉर्ड मेंटो जो था, लॉर्ड कर्जन जो था वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और लॉर्ड मेंटो जो था वो वायसराय ऑफ इंडिया, तो उस टाइम 1905 में जो है इसको डिवाइड कर दिया था।
उसको डिवाइड कर दिया था उसमें, और ये बेसिकली ब्रिटिशर ने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए किया था, जिसका खुशकिस्मती से आप कह लो फ़ायदा किसको हुआ, मुस्लिम्स को हो गया। क्योंकि जब प्रोविंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक वेस्ट बंगाल एक ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे। पहले पूरे प्रोविंस का इकट्ठा बजट आता था और वो पूरा का पूरा बजट कहाँ पे लगता होता था, वेस्ट बंगाल में, और ईस्ट बंगाल को हर किस्म की डेवलपमेंट से डिप्राइव किया जाता था। तो इसलिए जो वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू जहाँ पे मैक्सिमम थे वो काफ़ी डेवलप हो गया था, और ईस्ट बंगाल जो है वो काफ़ी बैक पे रह गया था। तो अब जब उन्होंने दोनों प्रोविंसेस को सेपरेट कर दिया तो अब ज़ाहिर है बजट भी डिवाइड होना था दोनों। तो अब जो ईस्ट बंगाल का बजट होना था वो ईस्ट बंगाल पे लगना था, जो वेस्ट बंगाल का बजट होना था वो वेस्ट बंगाल पे लगना था। अब हिंदू को इस बात की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पहले जो बजट वो सारा का सारा वेस्ट बंगाल पे लगाते थे और हिंदुओं को जो है वो इससे फाइनेंशियल बेनिफिट होता था और मुस्लिम्स को डिप्राइव रहते थे। अब मुस्लिम्स को भी बेनिफिट मिलने के चांसेस जब हिंदू को नज़र आए तो हिंदू ने बाकायदा इसके ख़िलाफ़ जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़, और ब्रिटिश हुकूमत पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि फाइनली उन्हें 6 साल के बाद या आफ्टर 5 ईयर्स उनको ये जो डिसीजन था इस डिसीजन को चेंज करना पड़ा, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने की थी उसको उन्हें मनसूख करना पड़ा। तो ये जो है बेसिकली हम पढ़ने लगे हैं इसमें। अच्छा, partition में in the beginning of 20th century Bengal was the biggest province of subcontinent with regard to population of territory. The area of Bihar, Odisha and Assam were included in Bengal, but Bengal was not granted the status of full province. On many occasions the official proposal to cut its area in 1874. अच्छा, in 1901 a proposal was forwarded to integrate the central Bengal and Madaris into a single province. When the proposal reached the Viceroy Lord Curzon, he ordered the reconsider the boundaries of a respective province accession. Therefore, Odisha speaking central province were integrated in Odisha and Bengal was divided into two parts. In 1905, Lord Curzon visited the eastern part of Bengal to apprise the people about the benefits of partition. Qazis. The province of Bengal held an area इसका कितना था 1,89,000। एरिया कितना था इसका, ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं। 1,89,000 जो है इसका एरिया था। पॉपुलेशन नियर बाय, और पॉपुलेशन इसमें कितनी थी, पॉपुलेशन इसकी थी अराउंड 8 मिलियन। 8 मिलियन जो है इसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट गुड। मोस्ट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज spent on the western district. According to the Lord Curzon, the divided would reduce the administrative pressure and ensure uplift of the eastern part. Hindu reaction. Hindus opposed the partition in 1905. They held a huge rally in Calcutta and opposed partition and decided to start Swedish movement. It was meant to boycott British product and to purchase the local. अच्छा, उन्होंने स्वीडिश मूवमेंट स्टार्ट की, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट का जो है वो ख़त्म करनी है और लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदनी है। हिंदू सेलिब्रेटेड 16 अक्टूबर एज द डे ऑफ मॉर्निंग इन कलकत्ता। ऑन द डे हिंदूज बाइकाटेड द हेल्प प्रोटेस्ट रिलीज एवरीवन इन इंडिया। अच्छा, मुस्लिम रिएक्शन। मुस्लिम ऑफ इंडिया वर वेरी हैप्पी ओवर द पार्टीशन। मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हुए इस पार्टीशन पे, क्योंकि अब मुसलमानों की जो साइड थी वहाँ पे डेवलपमेंट होने के चांसेस थे। मुस्लिम रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन। हिंदू ने मुसलमानों को कंस्पायरेसीज करके और मुख्तलिफ चालें चल के उनको अपने साथ स्वीडिश मूवमेंट में शामिल आने को बोला, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ उसमें शामिल आने से सख्ती से इनकार कर दिया। और इसके अलावा एनरोलमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफ बंगाल।
अब मतलब कि किस तरह से ख़त्म हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड लिबरल पार्टी केम इन टू पावर इन ब्रिटेन, इट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब चूँकि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से और कुछ और डिसीजन की वजह से वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी और काफ़ी अनरेस्ट जो है वो थी, तो लिबरल जो पार्टी थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने वो प्रेशराइज हुए और उन्होंने फाइनली 12 December 1911 in Delhi, in which he announced the cancel of partition of Bengal and reunited the East and West Bengal into united province। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे शिमला डिप्यूटेशन 1906। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। शिमला डिप्यूटेशन ये अब मैं बताऊंगी कि किस तरह से मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ एक स्टेप था। शिमला डिप्यूटेशन 1906, ये मैं 7 डेट इसलिए लिख रही हूँ कि जो आपके MCQs वगैरह होंगे वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। डिप्यूटेशन का मतलब होता है वफ्द। वफ्द होता है कि नंबर ऑफ पीपल जब एक साथ कहीं पे जाते हैं, एक साथ मिल के कोई काम करते हैं तो वो उसका वफ्द कहलाता है। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए, उन्होंने मुसलमानों के अगेंस्ट जो हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दी, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई। तो फिर जब मुस्लिम्स ने देखा कि मुसलमानों को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, तो किस तरह से हिंदू इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और किस तरह से उन्होंने इनके ख़िलाफ़ रैलीज निकालना शुरू कर दी और मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने एक प्रोमिनेंट जो कि मुस्लिम मेंबर थे, 35% का वफ्द था, वो 35 मेंबर जो हैं वो जाके लॉर्ड मिंटो के साथ मिले और उनके अपनी डिमांड्स जो हैं उनके सामने रखी और कहा कि मुसलमानों की जो डिमांड्स थी वो उनके सामने रखी और जो हिंदू की तरफ से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी वो। तो जो लॉर्ड मिंटो था उन्होंने इनके प्रपोज़ल को वेलकम किया, उसको सराहा, उनको बल्कि इसके अगेंस्ट नहीं हुए, उन्होंने सराहा और उन्होंने कहा कि आप पहले एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी डिमांड्स को सामने रखें। अभी आप लोग लेके आए हैं बात मतलब अपनी डिमांड्स, लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म के तहत लेके आएंगे तो तब आपकी बात को आगे सुना जाएगा और आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो आपको इतनी मतलब फॉर एग्जांपल क्लास से एक बच्चा जब जाके बात करेगा तो उस बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। जब पूरी क्लास साथ मिलके एक बात करती है तो फिर उस पर जो है वो स्टेप लिया जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि आप प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बनाएं और फिर जो है अपनी डिमांड्स लेके आएँ, इंशाल्लाह उस पर जो है वो इंशाल्लाह, खैर उन्होंने नहीं बोला था लेकिन उन्होंने बोला था कि फिर इस पे जो है प्रॉपर काम होगा। तो इस तरह से हिंदू आर वेरी एंग्री, इसका इधर बताती हूँ मैं। A deputation of prominent Muslim led by Sir Aga Khan met Viceroy Lord Minto on 1 October 1906 at शिमला। अच्छा, शिमला डिप्यूटेशन क्यों? शिमला इंडिया में एक जगह का नाम है जिसके मकाम पे ये मीटिंग हुई थी लॉर्ड मिंटो के साथ, तो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ शिमला डिप्यूटेशन, जगह की वजह से। इन द हिस्ट्री इज नाउन एज शिमला डिप्यूटेशन। द डेलीगेशन मेड द फॉलोइंग डिमांड, सेपरेट सीट में बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम। उन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। सेकेंड, उन्होंने कहा था कि कीपिंग इन व्यू द मुस्लिम इंपॉर्टेंस, द मुस्लिम में बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को लेजिस्लेटिव असेंबली में और दूसरी जो असेंबलीज़ हैं उनमें प्रॉपर जो है उनको उनकी रेशो के हिसाब से जो है वो सीट्स दी जाएं, रिज़र्व की जाएं और उनको एक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से उनको सीट दी जाएं जो कि अभी तक नहीं दी जा रही थी। तो इसकी डिमांड की जिसका क्या, द वाइसरॉय प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। ही एडमिटेड दैट द बोर्ड डिमांड ऑफ द मुस्लिम वर अप्रोप्रिएट एंड एडमाइसेबल। शिमला डिप्यूटेशन इनकरेज द मुस्लिम एंड दे बिगैन टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। और ये शिमला डिप्यूटेशन ही है जिसमें उसने अप्रिशिएट किया था और उन्होंने कहा था और वादा किया था कि मुसलमानों के राइट्स और प्रोटेक्शन राइट्स का जो है और इंटरेस्ट जो उनका ख्याल रखा जाएगा। इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, इसी की वजह से जो है मुसलमानों ने
ये अ मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर वाज हेल्ड इन अक्टूबर 1901 एट लखनऊ इन विच इट वाज डिसाइडेड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द, अच्छा, सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद सर सैयद अहमद खान की जब 1898 में हुई तो तब मुसलमानों को सख्ती से महसूस हुआ कि अब उनके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके तहत वो लोग क्या करें कि अपने पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट जो हैं वो जो ब्रिटिश हुकूमत है उनके सामने रखे ताकि ब्रिटिश हुकूमत जो है उन पर स्टेप ले, ठीक है। In which it was decided that an organization for the protection of political and social rights Muslim would be formed. Thus a committee was constituted with the responsibility to convene a meeting of Muslim leadership all province at an appropriate time, but the meeting could be the convened. अच्छा, in December 1906 an annual meeting of Mohammedan Educational Conference was held at Dhaka. मैंने आपको बताया था कि 1906 जो पॉलिटिकल मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल पार्टी है उसके बनने से पहले किसी भी किस्म के मुसलमानों के इंटरेस्ट या राइट्स के बारे में कोई भी बात होती थी तो वो जो मुस्लिम मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जो कि सर सैयद अहमद खान ने जो बनाई थी, उसी कॉन्फ्रेंस में जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके मामला डिस्कस किए जाते थे। ऑल इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर ऑफ सब कॉन्टिनेंट अटेंड, तमाम मुस्लिम लीडर जो हैं उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड की थी। और एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस अ स्पेशल मीटिंग अंडर चेयरमैन ऑफ नवाब वकारुल मुल्क वर हेल्ड ऑन December 30, 1905 in which a resolution for the establishment of all India Muslim League was presented by Nawab Salimullah Khan which were adopted unanimously. According to resolution the following कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सामने रखे गए। टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, के जो मुस्लिम ऑफ इंडिया हैं उनमें हुकूमत के साथ वफादारी का जज्बा पैदा करना। सेकंड, हुकूमत के को ये मुस्लिम जो राइट्स हैं टू प्रमोट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंट रिस्पेक्टफुली द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट टू द गवर्नमेंट, कि बहुत रिस्पेक्टफुली जो भी मुसलमानों के राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं वो हुकूमत के सामने रखने हैं ताकि मुसलमान वो करें। बाकी जितनी भी तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि तमाम इंडियंस की जितनी भी नेशंस हैं उनके साथ मिल के जो है वो रहना है, मतलब किसी के साथ मुखालिफ नहीं आना या किसी के अगेंस्ट नहीं आना, बल्कि अपने जो अचीव हैं, अपने जो भी हमने अचीव करने हैं राइट्स, उन राइट्स को अचीव करने के लिए जो है हमें उनके साथ मिल के काम करना होगा। तो ये था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये मैं ज़रा इधर लिख लूँ। इसकी जो है वो के बाद जो है मुसलमानों की बाकायदा तौर पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी और इसके बाद मुसलमानों ने जो है प्रॉपर अपना यही मूवमेंट जो है आगे चल के पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो बायस बनी है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो ज़रा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के MCQs हैं 1 to 10। डायरी वर्क देखते हैं। MCQs 1 to 10 और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 to 10। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। MCQs 1 to 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 10 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा जो ये हमने करना है। अच्छा बेटा, आपको पता है कि जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी, वर्ल्ड वार 1, ठीक है, वो वर्ल्ड वार 1 जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1914 से 1919 तक ये रही है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि एक तरफ जो थे वो
जो यूनाइटेड नेशन थी मेन के अमेरिका, बरतानिया और इस तरह के नेशंस जो थी, फ्रांस वगैरह ये थे, और दूसरी तरफ तुर्की और जर्मनी जो थे वो कंट्रीज़ थी जिसमें से उनको इनके आपस में जंग थी। तो सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि जर्मनी जो है वो ये जंग जीत जाएगा और ब्रिटिशर जो हैं वो इसको हार जाएंगे, या कुछ इस तरह की अभी कुछ डिसीजनेबल नहीं हुआ था। 1960 में कोई अभी नहीं पता था कि कौन ये जंग जीतेगा या कौन हारेगा। तो उस टाइम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, इंडियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने ये सोचा कि अब बेस्ट टाइम है। उस टाइम इनकी पॉलिटिकल जो एक सोच थी वो भी चेंज हुई, चाहे वो मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, उनके एक पॉलिटिकल थिंकिंग थॉट्स जो थी वो भी चेंज हुई। और उसके अलावा उन लोगों ने ये सोचा कि अब जो है ऐसा मतलब ये बेहतर टाइम है कि इस टाइम जो कंसंट्रेशन है ब्रिटिश की वो जंग की तरफ है, और इस टाइम हमारे जो इंडिपेंडेंस है हम अचीव कर सकते हैं, हम उनसे आज़ादी हासिल कर सकते हैं और हम उनको यहाँ से बेच सकते हैं, हम अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हैं। तो उस टाइम इस जो इनका गोल था इसको अचीव करने के लिए मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं आपस में यूनाइटेड हो गए थे। उसमें कुछ ऐसा था कि हिंदू ने मुसलमानों की कुछ डिमांड्स पूरी की थी। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन लखनऊ पैक्ट हिंदू एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द मुस्लिम। मुसलमान जो हमेशा से, जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी सेपरेट बनाई, ये शिमला डिप्यूटेशन था, ये मिंटो मोहल्ले, वो हमेशा से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदुओं को सख्त नागवार गुजरा था। और लखनऊ पैक्ट में फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, उसके बाद भी नहीं कभी एक्सेप्ट किया, फर्स्ट पे और लास्ट टाइम में हिंदू ने जो था वो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको एक्सेप्ट किया था। और उन्होंने कहा था कि, और सेकंड उन्होंने कहा था, कांग्रेस ये भी एग्री हुई कि मुसलमान एक और बात कहते थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कानून साज असेंबली है जहाँ पे लॉज बनते हैं, उसमें तकरीबन मुसलमानों के 1/3 जो है वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो भी बात अंग्रेज़ों हिंदू को नागवार वो नहीं मानते होते थे, तो वो कहते थे कि इनकी कम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इस दफ़ा जो कि लखनऊ पैक्ट है उसमें इस बात पे भी ब्रिटिश जो हिंदू थे वो एग्री हुए। Second, both parties agreed on the weightage formula under which the Muslim would get less representation than their population in the legislative council in those provinces where they were in majority, but more in the province where they were in minority. In the central or provincial assembly, and non-official shall be presented a bill or resolution against a community or shall be approved without the approval or 3/4 मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, कि कोई भी ऐसा बिल नहीं पास किया जाएगा कि जिसमें ऑलमोस्ट 3/4% जो है, मतलब 100 में से 80% लोगों ने अगर उसको अप्रूव करेंगे तो वो बिल पास होगा, अदरवाइज़ वो जो है बिल पास नहीं होगा। तो लखनऊ पैक्ट वाज एन, ये लखनऊ पैक्ट बेसिकली जो पैक्ट था ये एक मीटिंग थी जो कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हुई थी, और ये मीटिंग करवाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम मेंबर थे कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जो है वो उनका बिलीव था। तो हिंदू मुस्लिम इंडियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट को वो यूनाइटेड रखना चाहते थे, और मुस्लिम्स और हिंदू को यूनाइटेड रखने के लिए उन्होंने ये मीटिंग जो है हेल्ड की, जिसकी वजह से उनको एम्बेसडर ऑफ जो यूनिटी का खिताब भी दिया गया था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 1916 में मीटिंग रखवाई, जिसके ये ऑब्जेक्टिव कुछ थे, जो कि मैंने आपको बताया कि हिंदू ने सेपरेट इलेक्टोरेट भी मुसलमानों का एक्सेप्ट किया, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की वो भी एक्सेप्ट की, और वेटेज फार्मूला भी, और उसके अलावा उन्होंने 3/4 मतलब कि अगर कोई भी बिल या कोई बजट वगैरह पास करना होगा तो उसमें असम्बली में तकरीबन अगर 100 में से 80% लोगों का जो है वो उस बिल का पास करना जो है ज़रूरी होगा।
The Lucknow Pact was an important step toward the two-nation theory, according to which Hindu accepted Muslim as a separate nation and Muslim League as a representative of Muslim. और उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया था कि मुस्लिम लीग जो है इज़ द ओनली पार्टी हु रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स. हिंदू एक्सेप्टेड ऑल डिमांड ऑफ मुस्लिम. हिंदू ने मुसलमानों की हर तरह की डिमांड को एक्सेप्ट किया. इन्वायरमेंट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, एक कॉपरेशन का इन्वायरमेंट, जो मफाहमत का जो इन्वायरमेंट है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ. बोथ द नेशन स्टार्टेड एफर्ट टू अचीव कॉमन इंटरेस्ट. इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट एग्रीमेंट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एज देयरफॉर बट बोथ नेशन कुड नॉट एग्री अपॉन एनी इशू. ये पहला ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, ये पहली ऐसी मीटिंग हुई थी कि जिसमें हर पॉइंट पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एग्री हुई थी. किसी पार्टी ने किसी दूसरे का इख्तलाफ नहीं किया था. तो ड्यू टू द पैक्ट कायद-ए-आज़म वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. अच्छा, पैन इस्लामिक मूवमेंट क्या है? ये अब सेकंड हमारा है पैन इस्लामिक मूवमेंट. ये बेसिकली एक मुसलमानों ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, इस्लामिक मूवमेंट, पैन इस्लामिक मूवमेंट. अच्छा, पैन इस्लामिक मूवमेंट है बेटा. इन द एंड ऑफ 19 एंड बिगिनिंग ऑफ 20th century a few Muslim scholars and reformers started movement for the unity of Islamic world. कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स जो थे और कुछ रिफॉर्मर थे जिन्होंने पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लामिक यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड जो है उस पर, विच वाज नाउन एज पैन इस्लामिक मूवमेंट. इन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जमालुद्दीन अफगानी. ये मूवमेंट बेसिकली जो स्टार्ट की, जो इसके मूवमेंट के फाउंडर थे वो जमालुद्दीन अफगानी थे, अफ़गानिस्तान से. ही विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया का विज़िट किया, इजिप्ट का, अरब, तुर्की एंड फ्रांस. उन्होंने इन तमाम ममालिक का वो किया और तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम मुसलमानों को वो एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड करना चाहते थे. मोहम्मद Abdu from Egypt was influenced by the movement and joined it. He was expelled from his country and he reached. अच्छा, जो इजिप्ट से जो थे अब्दू, उन्होंने इस मूवमेंट पे ज़ोर दिया और इसको ज्वाइन किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया गया था और वो फ्रांस पहुंच गए. इन फ्रांस ही बिकम द एडिटर ऑफ जमालुद्दीन जर्नल. जमालुद्दीन अफगानी जो जर्नल लिखते थे उसके वो एडिटर थे. द नेम ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज आल्सो प्रोमिनेंट अमंग पैन इस्लामिक थिंकर एज ही क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम. इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल का भी नाम है जो कि इस मूवमेंट का हिस्सा थे. इस पोइट्री प्रूव द यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम एंड प्रोपोगेटेड एंड यूनिटी ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, सिल्क लेटर मूवमेंट, ये बेसिकली हिंदुओं की मूवमेंट थी. पैन इस्लामिक मूवमेंट मुसलमानों की थी. ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम मुसलमानों को यूनाइटेड करना बेसिकली इसका मकसद था और इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं है. सिल्क लेटर मूवमेंट, ये जो मूवमेंट थी ये बेसिकली इंडियन आर्म मूवमेंट थी. डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर के आगे वार थी. 20th century ड्यूरिंग 1915-16 some student and political worker plan to liberate India. For the purpose they went to Afghanistan to wage war against British government. Among them was Maulana Ubaidullah Sindhi. Another delegation comprised Hindus, German and Turkey also reached Kabul to pursue the Afghan government to attack subcontinent. मतलब ये इसमें ये बेसिकली ये हिंदू जो थे, ये जो इंडियंस आर्म मूवमेंट थी, इंडियन आर्म थी, इसमें तमाम मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे और तमाम नेशन थी. इस मूवमेंट का बेसिकली मकसद था कि ये लोग जाके अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ की हुकूमत के कह रहे थे कि वो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर के ऊपर जो है हमला करके जंग करें. वो वहाँ पे जैसे कि पहले भी आपको मैं पहले जब आप 6th और 7th में आपको जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, मतलब जो भी रूलर थे, उनके बारे में बताते थे कि उनको जो नेटिव लोग थे वो वहाँ जाके उनको प्रोवोक करते थे कि आप यहाँ पे आएँ, हमला करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे. इस तरह से इंडियंस के कुछ लोग जो है वो अफ़गानिस्तान में गए थे और अफ़गान हुकूमत को कहा था कि अगर आप यहाँ पे
अटैक करेंगे तो हम यहाँ पे आपका साथ देंगे और ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट लड़ेंगे, आप वहाँ से आके यहाँ पर हमला करें। तो इसको कहते हैं सिल्क लेटर मूवमेंट। तो द सिल्क लेटर वाज handed over to Shah Abdul Haq to submit the Muhammadul Hasan, but it was caught by the functionaries of the government. The secret become open. इस ये अभी वो secretly ये काम करना चाहते थे, लेकिन secret जो है open हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है अंदर जो पॉलिसीज़ बनती थी, जो डिसीजन होते थे, उनमें काफ़ी जो गद्दार किस्म के लोग थे जो बात इधर से लेके जाके ब्रिटिशर को बता रहे थे। ब्रिटिशर के ख़रीदे हुए बंदे बहुत ज़्यादा मौजूद होते थे जो सब प्लान जो हैं वो कैंसिल कर देते होते थे। तो स्टेप टू स्टॉप अटैक, दैट्स वाई इट वाज नोन एज सिल्क लेटर मूवमेंट, इस वजह से इसको सिल्क लेटर मूवमेंट। अब जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट, जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत मूवमेंट बेटा वर्ल्ड वार 2 हुई थी, और वर्ल्ड वार 2 में आपको पता है कि एक तरफ जो था वो यूरोपियन कंट्रीज थी, मतलब जो अमेरिका हो गया, ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे तुर्की और जर्मनी थी। और खिलाफत मूवमेंट में ये था कि उस टाइम जो हमारी खिलाफत, मुसलमानों की जो खिलाफत की आइडेंटिटी जो बाकी बची थी वो तुर्की में बची थी, और मुसलमान हर तरह से चाहते थे कि ये खिलाफत किसी तौर पे भी ख़त्म ना हो, ये कायम रहे। तो उनकी ब्रिटिशर से ये डिमांड थी कि ये खिलाफत जो है इसको कायम रखें। लेकिन जब ब्रिटिशर ने उनके रिलीजियस जो टेरिटरीज थी उन पे जब हमला किया और खिलाफत को ख़त्म करने का जो उनसे प्रोमिसेस मुसलमानों से किए थे उन पे जब पूरा नहीं किया, तो उनके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, डिसओबीडियंस मूवमेंट, इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें फिर फाइनली बहुत सारे मुस्लिम जो है हिजरत करके यहाँ से अफ़गानिस्तान चले गए थे और अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के चले गए थे। लेकिन खिलाफ जो तुर्की के खुलफा थे अतातुर्क, उन्होंने खुद जो है ये खिलाफत जो है इससे दस्तबरदार हो गए और उन्होंने जो ये खिलाफत का ओहदा है ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। तो फिर मुसलमानों के पास जो है मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन इस खिलाफत मूवमेंट ने मुसलमानों की जो पॉलिटिकल एक थिंकिंग थी उसको कम्प्लीटली चेंज करके रखा। तो ये खिलाफत मूवमेंट के द ऑटोमन खलीफ वाज अ बिग मुस्लिम एम्पायर वर इंक्लूडेड होली प्लेसेस ऑफ मक्का एंड मदीना। द कैलिफ वाज रिस्पेक्टेड बाय द मुस्लिम। खिलाफत का जो ओहदा था वो मुसलमानों के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल था। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की जॉइंट जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की ने जो है वो जर्मनी का साथ दिया था। द इंडियन मुस्लिम वर डिस्टर्ब्ड ऑन द सिचुएशन बिकॉज दे हैड अ डीप रूटेड रिस्पेक्ट फॉर होली प्लेसेस। तुर्की में बहुत ज़्यादा जो है वो मुक़द्दस मकामात थे और इंडियन जो मुस्लिम्स हैं वो आपको पता है कि अपने रिलीजियस मकामात से और अपने जो ये खिलाफत से उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब जंग हो रही है और जर्मनी और तुर्की जो हैं वो हारने को जा रहे हैं, तो ब्रिटिशर जो है मुस्लिम रिस्पेक्टफुल जो ये होली प्लेसेस हैं इन पे ये हमला करेंगे, तो वो मुसलमानों के लिए काफ़ी दुख की बात थी। दिस सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द कंडीशन डैट देयर होली प्लेसेस वुड बी प्रोटेक्टेड। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप हमारी होली प्लेसेस को जो है वो महफूज रखेंगे। और ब्रिटिशर ने फॉर द टाइम बीइंग उनके इस प्रॉमिस को उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनकी होली प्लेसेस पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने होली प्लेसेस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, जिससे यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी। When Turkey and Germany lost the war, the British government could not fulfill its promise. Therefore, the Indian Muslims started the खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, जब तुर्की और जर्मनी जंग हार गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। इन 1919 a खिलाफत कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू प्रोटेक्ट तुर्की बाउंड्रीज। ये 1918 तक थी और 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट हुई। तुर्की बाउंड्रीज एंड मेंटेन टू सेंसिटिविटी ऑफ द होली प्लेसेस। मौलाना मोहम्मद अली जोहर एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली प्लेड अ की रोल इन मूवमेंट।
When the leader of Khilafat movement announced the launch of non-cooperation movement, कांग्रेस extended full support। अच्छा, जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई तो कांग्रेस ने फुल सपोर्ट किया, गांधी फुल टाइम इनके साथ था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों पर मुश्किल टाइम आया तो गांधी ने जो है इसको कहा कि ये मैं चाह रहा था कि ये जो मूवमेंट हो ये पीसफुल रहे, लेकिन चूँकि ये वायलेशन का शिकार हो गई है तो मैं वायलेटेड मूवमेंट का शिकार नहीं का साथ नहीं दे सकता। तो रास्ते में ही मतलब अभी पीक पे ही था जब उसने देखा कि अब मुसलमान जो हैं वो मायूसी का शिकार आने लगे हैं, तो उस टाइम वो इस मूवमेंट का से अलग हो गया। When the leader of Khilafat movement announced the launch of non-cooperation movement, Congress extended full support to Khilafat movement of Gandhi, assumed the leadership of the movement as all Muslim leaders were behind the bars. He used all the energies of Muslim for his personal reputes and benefits of Hindu. गांधी ने मुसलमानों को क्या मशवरा दिया कि आप यहाँ से इंडिया छोड़ के हिजरत करके यहाँ से चले जाओ। तो उसे पता था कि जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर जब वो हिजरत करेंगे तो यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी जो जायदादें हैं, जो चीज़ें हैं, वो जो भी छोड़ के जाएंगे वो सारी की सारी हिंदू के हाथ में आ जाएंगी। तो वो बेसिकली हिंदू के बेनिफिट के लिए मुसलमानों की तमाम एनर्जीज जो कि वो एक अलग वतन हासिल करने, अलग वतन तो नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट और पॉलिटिकल जो उनकी थॉट्स थी, जो कि अपना एक स्टेटस लेना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट को उनका स्टेटस दिलवाने के बजाय उनकी तमाम एनर्जीज जो है इस खिलाफत मूवमेंट की तरफ गांधी ने की। और गांधी के गलत मशवरों की वजह से मुसलमानों को जो है इस खिलाफत मूवमेंट में सख्त नाकामी का शिकार आना पड़ा और मायूसी का शिकार आना पड़ा। अच्छा, the British government become violent under this protest. Gandhi suddenly announced a stop the movement. The Muslims were surprised on the announcement of Gandhi. अच्छा, जब गांधी ने अचानक से जो है अनाउंस किया कि इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए और मुसलमान बहुत सरप्राइज हुए उसके अनाउंसमेंट से। कमाल अतातुर्क द मिलिट्री हेड ऑफ तुर्की आल्सो अबॉलिश द खिलाफत इन 1924। अतातुर्क ने भी जो है खिलाफत ख़त्म कर दी 1924 में। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर एग्जाम्पलरी। दो खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिट थी वो बेमिसाल रही है, और उसके बाद जो मुसलमानों को नुकसान हुआ इस यूनिटी की वजह से। स्लोगन ऑफ हिंदू मुस्लिम बाई वाज हेयर, मेंबर ऑफ बोथ नेशन बिगैन टू ड्रिंक वाटर इन द सेम ग्लासेस बोथ ऑन द एंड ऑफ द मूवमेंट बोथ नेशन रिवर्टेड टू एनिमिटी। और इस मूवमेंट के आखिर में जब गांधी ने इस मूवमेंट से अलग होने का फैसला किया तो दोनों नेशन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। माइग्रेशन मूवमेंट आपको मैंने बता दिया था कि कुछ उलमा कराम ने सब कॉन्टिनेंट को दारुल हर्ब करार दिया था और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को दारुल हर्ब से हिजरत करके दारुल इस्लाम की तरफ जाना चाहिए। और उस टाइम दारुल इस्लाम जो है वो अफ़गानिस्तान को कंसीडर किया गया था। तो मुसलमान जब यहाँ से हिजरत करके अफ़गानिस्तान गए तो कुछ रिफ्यूजीज़ को तो अफ़गान हुकूमत ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाकियों को उन्होंने बॉर्डर से ही पार नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को वापस आना पड़ा। और इस टाइम तक वो अपने बच्चों को स्कूल से उठा चुके थे, जायदादें अपनी बेच चुके थे, घर बार उन्होंने छोड़ दिया था, तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तो उन्हें फिर खाली जगहों पे टेंट्स वगैरह लगा के गुज़र बसर करना पड़ा और इस तरह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी महरूमियाँ जो हैं वो एक दफ़ा फिर जो है वो शुरू हो गई। तो इसके बाद डिसओबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट ऑल मुस्लिम लीडर वर सेंट बिहाइंड द बार्स। तमाम मुसलमान हुक्मरान जो थे वो सलाखों के पीछे जेल में डाल दिया गया था उन्हें। हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टुक स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प मुस्लिम। अब गांधी वाज अ क्लेवर लीडर, गांधी बहुत चालाक लीडर था। वो वांटेड टू compel British government to fulfill his demand. So Gandhi started civil disobedience movement and announced to boycott the English product and civil department. He directed all Indians to boycott the election. The Muslims boycotted the court, withdraw their children from school and colleges, returned their titles and left the civil service. So in the movement, thousands of Muslims were sent to jail.
कायदे आज़म वाज, मुसलमानों ने अपने बच्चों को जो है स्कूल से और कॉलेजेस से उठवा दिया, जो उनके पास बड़े बड़े ओहदे थे उन ओहदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इससे ये कायदे आज़म वाज अगेंस्ट दीज एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्लिम। कायदे आज़म उस टाइम सख्त मुखालिफ थे जो मुसलमान ये एक्टिविटीज़ कर रहे थे। एडवाइज मुस्लिम टू अवॉइड वायलेंस, वो मुसलमानों को ये मशवरा दे रहे थे कि तशद्दुद से परहेज़ करें एंड नॉट बिकम टूल्स इन द हिंदूज़ ऑफ एंड, और हिंदू के हाथ है खिलौना ना बने। तो वो टॉय की तरह उन्होंने जो है गांधी ने मुसलमानों को यूज़ किया। Diarchy, British government had introduced for the first time a system of diarchy of province under the Indian Act 1919. Diarchy means a dual system of government जिसमें 2 houses होते हैं। The first was the executive council appointed by crown and the second was council of minister appointed by governor from the elected member of provincial legislature. All department of the province were divided into reserved and transferred. The reserved department consists of police, law and order, justice. फाइनेंस एंड इरिगेशन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर। अच्छा, द ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव वर कंट्रोल बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ईच मिनिस्टर वाज इन चार्ज ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट एंड वर रिस्पॉन्सिबल बिफोर गवर्नर एंड प्रोविंशियल काउंसिल। इफेक्ट इसका क्या हुआ कि इट्स बैडली इफेक्टेड द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल वेयर मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। द सिस्टम आल्सो बैडली इफेक्टेड बंगाल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिगेन टू day by day. It was a complex system which adversely affect the function of institution and administrative machinery. ये कामयाब नहीं होता डिआरकी निज़ाम। 2 हाउसेस, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और दूसरा जो था वो गवर्नर ने एक काउंसिल बनाई हुई थी जिसमें जो रिज़र्व था वो एग्जीक्यूटिव के पास थे इदारे और ट्रांसफ़र जो थे वो गवर्नर के पास थे, लेकिन इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। कायदे आज़म एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द आउटलुक ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स चेंज आफ्टर खिलाफत मूवमेंट। मुसलमानों की जो सियासत थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी इसके बाद, खिलाफत मूवमेंट के बाद, क्योंकि उनको हिंदू का जो असल चेहरा था वो मुसलमानों के सामने खुल के आ गया था कि किस तरह से खिलाफत मूवमेंट में जो गांधी था उसने मुसलमानों का इस्तेमाल किया और किस तरह से उन्हें अपना घर बार छोड़ने की तरगीब दी, और जब मुसलमानों के पास कुछ नहीं रहा तो उसने अपने आप को इससे अलग कर लिया और दोनों हिंदू मुस्लिम दोबारा से एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अच्छा, द पार्टीशन ऑफ रिलीजियस पीपल इन, जबकि कायदे आज़म मुसलमानों को बार बार इस तरह की वायलेशन करने से और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से रोक रहे थे, वो मुसलमानों को बार बार कह रहे थे कि वो किसी भी तौर पे जो है वो इनकी वो ना करें। और जब कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल जब करना शुरू किया 1919 में, तो उस टाइम कायदे आज़म ने अपने आप को कांग्रेस से अलग करके वो ओनली रिप्रेजेंटेटिव कायदे आज़म जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो मुस्लिम लीग के जो है वो पार्ट हो गए और उन्होंने कांग्रेस को 1919 में छोड़ दिया। और इस वजह से वो मुसलमानों को बार बार कह रहे थे वो अपने आप को ये जो गांधी जिस साइड पे उनको कह रहा है और डिसओबीडियंस मूवमेंट और माइग्रेशन मूवमेंट के लिए ये काम वो ना करें बल्कि वायलेशन से अपने आप को बचाएं। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग इन 1924 कायदे आज़म रहमतुल्लाह रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग एंड स्टार्ट एफर्ट टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, अभी तक 1924 तक कायदे आज़म मुसलसल इस कोशिश में थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जो है वो काम कर रहे थे। और कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंस्टिट्यूटेड अ रिफॉर्म कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू। द कमेटी had its session in Calcutta and Lucknow and approved many proposals. Qaid Azam played a key role in regard. That's why Mr. Suranjani Naidu called Qaid Azam as an ambassador of Hindu-Muslim unity. Qaid Azam Rahmatullah convinced the Muslim to abandon the separate electorate for the Hindu-Muslim unity. He presented daily proposal on the अच्छा, अब जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कॉन्फ्रेंस में ये फोर्स किया गया कायदे आज़म मुसलमानों को कि वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात छोड़ दें। अब ऐसा हुआ था कि जब कायदे आज़म ने ये कहा कि ओके ठीक है, कायदे आज़म ने दिल्ली प्रपोज़ल पेश किया और दिल्ली प्रपोज़ल में कायदे आज़म ने कहा कि सही है, हम ऐसा करेंगे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात छोड़ते हैं तो उसके रिटर्न में हमें जो है वो हमारी कौन सी जो उन्होंने कुछ और प्रपोजल सामने रखे थे कि ये एक्सेप्ट किए जाएं।
लेकिन दिल्ली प्रपोजल जो कि 1927 में पेश हुआ, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश हुई जो कि 1928 में, और उसमें जितनी भी दिल्ली प्रपोजल में जो डिमांड्स की गई थी वो जो है रिजेक्ट की गई नेहरू रिपोर्ट में। जब नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के दिल्ली प्रपोजल में कायद-ए-आज़म ने जो डिमांड रखी थी उनको रिजेक्ट करके नई चीज़ें सामने आई, तो कायद-ए-आज़म ने उसके जवाब में 1929 में 14 नकात, कायद-ए-आज़म के 14 नकात पेश किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के राइट्स और इंटरेस्ट को जो है वो सामने रखा। अच्छा, in the beginning Congress appreciated the effort but later published Nehru report which spoiled the effort of unity. In fact, Quaid-e-Azam continued to work for the unity between Hindu and Muslim until he was convinced that Hindu leader was not at all prepared for any unity, for any kind of understanding. He became disappointed, वो बहुत disappoint हुए and had to say that we had different and separate ways for Hindu. फिर finally 1927 तक कायद-ए-आज़म ये कोशिश करते रहे कि मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो यूनाइटेड हो जाएं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू जो लीडर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वो किसी तौर पे भी मुसलमानों के लिए चेंज नहीं हो रहा, वो किसी तौर पे भी मुसलमानों के लिए किसी किस्म का एक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे उनके इंटरेस्ट को, तो वो बड़े डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने कहा कि हमारा सेपरेट वे है, we had a different and separate way for Hindu, thus both the nation parted their way. तो यहाँ पे हम आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ये आ जाते हैं। डायरी वर्क आप नोट डाउन कर लें। डायरी वर्क में है आपका चैप्टर नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपने करने हैं, और उसके अलावा MCQs आपके होंगे। MCQs नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें 10 to 5 जी। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे चैप्टर, और आई होप कि आप लोग को आज का चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू है तो थ्रू कमेंट, थ्रू कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।